सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सार्थक संवाद। सार्थक संवाद के तहत आज हमारे साथ भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष हैं, जिन्होंने अपनी 5 दशक की राजनीति के अंतर्गत कई मुकामों को हासिल किया। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल से वह ताल्लुक रखते हैं, उस राजनीतिक दल से जो इस समय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और एक नई शुरुआत करने के लिए प्रयत्नशील है। अभी 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के बीच में उदयपुर में चिंतन शिविर के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर प्रासंगिक होने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कर पाएगी, ये सवाल हम सबके जहन में है और इसका उत्तर खोजने के लिए हम पूर्व केंद्रीय मंत्री, 4 बार के राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी के साथ हैं उनके निवास पर। तो सुरेश जी से ही समझने की कोशिश करते हैं वर्तमान चुनौतियों को और भविष्य की उम्मीदों को। तो सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो आपसे समझना तो पहले ये है कि चुनौती है क्या, जिसके संदर्भ में इतने चिंतित आप हो गए कि अब चिंतन शिविर कर रहे हो, वो भी एक लंबे अंतराल के बाद। चिंतित होने में देर तो नहीं कर दी? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चुनौती को चुनौती मानना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी के सामने इस प्रकार का चुनौतीपूर्ण माहौल समय समय पर आता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि हम अप्रासंगिक हो गए हैं। हमें हमारे सामने जो लोगों की हमसे अपेक्षाएं हैं, हमें उन कसौटियों पर खरे उतरना है। दूसरा, वर्तमान में जो सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, वो सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है, उसे बेनकाब करना है। और हमारा एजेंडा क्या हो, उस रणनीति के तहत, उस एक्शन प्लान के तहत हमें जनता के बीच में जाना है। इन सब बातों पर विचार विमर्श करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। ये चिंतन शिविर कोई नया नाम नहीं है। इसी प्रकार के शिविर, जिन्हें कभी हम विचार मंथन शिविर कहते हैं, कभी चिंतन शिविर कहते हैं, समय समय पर कांग्रेस ने आयोजित किए हैं। चाहे वो पचमढ़ी में किया गया आयोजन हो, चाहे शिमला में, या इससे पहले राजस्थान में भी हुआ था, और अब उदयपुर में 13, 14, 15 को होने जा रहा है। जब मैं बात कह रहा हूँ कि हमें जो वर्तमान सरकार है केंद्र की और राज्य की, कि उनके बारे में लोगों को बताना है, तो केवल आलोचना की दृष्टि से नहीं, बल्कि इस नज़रिए से कि किसी भी सरकार का पैमाना क्या होता है। किसी भी सरकार का पैमाने की बात जब आती है तो देखा जाता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, आम लोगों के लिए किए गए हितकारी कार्य के क्षेत्र में, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसने क्या काम किया। एक तो ये इशू विपक्षी दल के सामने रहता है जी। दूसरा ये रहता है कि कोई कमी या खामी रह रही है तो हम शांतिपूर्ण ढंग से उस बात के लिए संघर्ष करें, लोगों के बीच में जाएं, जीवंत संपर्क करें। अब ये किस ढंग से करना है, मैं आपकी मूल बात पे आ रहा हूँ। इसी बात के लिए शिविर का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया। समझना ये कि कांग्रेस केंद्र सरकार की नाकामियों पर चिंतन करने के लिए जा रही है या अपनी नाकामियों पर चिंतन करने के लिए जा रही है? देखिए, और दूसरा सवाल इस बात का है, जब आपके संगठन चुनाव चल रहे हैं, आपके वास्तविक अध्यक्ष का कोई अता पता नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्या होगा, और ऐसे में चिंतन शिविर थोड़ा विरोधाभास नहीं है कि अभी भी भ्रमित है कांग्रेस? ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये स्पष्ट करूं कि अभी वर्तमान में हमारी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। जी। दूसरी बात, संगठन का चुनाव जब संपन्न हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम अपने अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से करेंगे। तीसरी बात, हम खामियां केवल वर्तमान केंद्र या राज्य सरकार की नहीं देखने के लिए ये कर रहे हैं। हमें क्या एक्शन प्लान तैयार करना है,
लोगों की जो हमसे अपेक्षाएं हैं उस पर कैसे खरे उतरना है, किस प्रकार का हमें एक्शन प्लान तैयार करना है, इस सब बातों के मद्देनज़र ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रही बात कि हम में क्या खामियां हैं ये देखने के लिए हो रहा है क्या, निश्चित रूप से अगर हम विपक्ष में हैं और जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आया है तो हमें ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई। अब उसे कैसे दूर किया जाए, लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी अगर इस पर विचार मंथन करे तो ये कोई अनहोनी बात नहीं मानी जाना चाहिए। अनहोनी नहीं माननी चाहिए, पर किस जगह पे चिंतन करने जा रहे हैं जहाँ पर लगातार सांप्रदायिक किस्म की हिंसाएं हो रही हैं। आपकी तो खुद की राज्य सरकार वहाँ कटघरे में खड़े हो जा रही है, करौली में, इसके बाद में स्वयं मुख्यमंत्री के गृह नगर जोधपुर में, फिर भीलवाड़ा में। आपको नहीं लग रहा है जगह चयन में भी गलती कर दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जोधपुर की बात आपने कही, वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। उदयपुर में ये चिंतन शिविर हो रहा है। और रही बात ये कि अगर हम सांप्रदायिक हिंसा की बात करेंगे तो इसके लिए कारण क्या है, जिम्मेवारी किसकी है, और आज जो देश में हालात बन रहे हैं वो किस वजह से बन रहे हैं, ये अगर हम बात में जाएंगे तो शायद बहुत लंबा समय आ जाएगा। लेकिन समय समय पर जो घटनाक्रम घटित हुए हैं, दुर्भाग्यजनक सांप्रदायिक हिंसा हुई है, उसकी मूल में जब हम जाते हैं तो बहुत कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सेक्युलरिज्म में, सबको साथ लेकर चलने में, धार्मिक उन्माद न फैलाने में विश्वास रखती है। पर आपको नहीं लगता है कि चिंतन शिविर की तो शुरुआत ही बिगड़ गई? ये चिंतन शिविर की आधार भूमि तैयार हुई थी प्रशांत किशोर के साथ बैठक के संदर्भ में, प्रशांत किशोर को कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका देने के संदर्भ में। प्रशांत किशोर तो खुद अपनी अलग राह पे चल दिए। जिनके कहने सुनने के आधार पर चिंतन शिविर रखा जा रहा था, वही व्यक्ति तो शिविर बैठने से पहले ही अपना तंबू उखाड़ के निकल गया। मैं द्विवेदी जी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूँ जी कि प्रशांत किशोर जी अच्छे रणनीतिकार हैं। चिंतन शिविर के आयोजन की घोषणा प्रशांत किशोर जी से मीटिंग हुई उससे पहले हो गई थी, अगर हम तिथिवार देखें तो। जी प्रशांत किशोर जी से जो बातचीत हुई उसमें केवल चिंतन शिविर का मामला नहीं था, उसमें तो आगामी चुनाव के मद्देनज़र हमको किस ढंग से इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस करना है, मुख्य एजेंडा वो था। चिंतन शिविर का एजेंडा अलग है, जो अलग अलग पेपर तैयार हो रहे हैं कि किसानों की क्या समस्या है, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, नौजवानों की क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल क्या है, बेरोज़गारी की क्या है समस्या, देश में अर्थव्यवस्था कैसी है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है, महंगाई किस हद तक कमर तोड़ महंगाई हो गई है। इन सब बातों पर पेपर तैयार किए जा रहे हैं और उन पर ये विचार विमर्श होगा। ये चिंतन शिविर का मुख्य एजेंडा है। जहाँ तक प्रशांत किशोर जी से वार्तालाप का प्रश्न है, मीटिंग का प्रश्न है, वो चुनाव की तैयारी को लेकर की गई मीटिंग थी। प्रशांत किशोर के साथ मीटिंग चुनाव की तैयारियों को लेकर थी। प्रशांत किशोर ने दो कमजोरियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सीधे तौर पर बयान दे दिया, कांग्रेस को मुझसे ज़्यादा सामूहिक इच्छा शक्ति की और नेतृत्व की जरूरत है। इसके लिए चिंतन क्या करना है? ये तो सबको पता है कि कांग्रेस के पास दिक्कत क्या है, फिर भी समाधान खोजते नहीं। देखिए, मैं अपने डिस्कशन के परव्यू से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। जी प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा और चिंतन शिविर में क्या होना है, ये दोनों अलग अलग है। जी वो अपना मंतव्य किसी भी बात को लेकर दे रहे हैं, वो स्वतंत्र है। जी हम चिंतन शिविर में किन बातों को लेकर मनन करेंगे, उसके लिए निश्चित रूप से ये हमारी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा। पर मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपके तमाम वरिष्ठ नेता जिस प्रकार की परिस्थितियों के शिकार हो रहे हैं, सुनील जाखड़ जिनके पास में पूरे प्रदेश की बागडोर थी, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की अनुशंसा की जा रही है।
नवजोत सिंह सिद्धू, आप खुद ही उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। अब प्रभारी जो है अनुशंसा कर रहे हैं तो उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। हरियाणा, शैलजा जी को आपने अध्यक्ष बनाया, हटा दिया। सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं, पता चला ना रणदीप सुरजेवाला है, ना किरण चौधरी हैं, ना शैलजा जी हैं। और इसके बाद में शिविर किसको बहका रही है कांग्रेस? जनता को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को? किसी को बहकाने का काम नहीं हो रहा है। राजनीतिक पार्टी में जब निर्णय की प्रक्रिया होती है तो समय समय के हिसाब से निर्णय नेतृत्व के द्वारा और परिस्थितियों के हिसाब से लिए जाते हैं, और ये हर राजनीतिक पार्टी में होते हैं। अगर हम कहें कि आज समाजवादी पार्टी में पहले मुलायम सिंह थे, आज क्या हो रहा है? अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी में पहले अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जी इसी प्रदेश में थी, आज क्या हो रहा है? तो मैं सोचता हूँ ये उन राजनीतिक पार्टी के लोगों को और उनके नेतृत्व को निर्णय लेना है कि कब किसकी क्या उपयोगिता है। आपने जो उदाहरण दिया मैं उसी पे बात करता हूँ। सोनिया गांधी जी ने अध्यक्ष पद का दायित्व इसलिए छोड़ा कि वो स्वास्थ्यगत कारणों से अब ये दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते। तो क्या आप मानते हैं कि गांधी परिवार के उत्तराधिकारियों ने और आप सब ने अपनी नाकामी को जाहिर किया है कि जिसके चलते सोनिया गांधी को स्वास्थ्यगत परेशानी होते हुए भी ड्राइविंग सीट पर बैठना पड़ रहा है, पूर्ण सक्रियता के साथ काम करना पड़ रहा है? इसका कोई अपराध वो सुरेश पचौरी के मन में है कि हम लोगों को जो करना था हम करके नहीं दिए, इसलिए उनको ये सब करना पड़ा? देखिए, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी द्विवेदी जी आपकी चैनल के जरिए आपसे बातचीत करते हुए दर्शकों को बताया था, जी। और मैं जब ये बात दोहरा रहा हूँ तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू परिवार एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। लेकिन इसका ये भी आशय नहीं है कि हमेशा गांधी नेहरू परिवार का ही अध्यक्ष हो। अगर आप पूरे कांग्रेस अध्यक्षों की फहरिस्त देखेंगे तो 75% अध्यक्ष नॉन गांधी नेहरू परिवार के हुए हैं। जहाँ तक आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का प्रश्न है, तो हम सब लोगों की आस्था उनके नेतृत्व के प्रति है। उनकी कार्य क्षमता पर कोई सवालिया निशान नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ सत्ता लोलुपता पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। वो एक ऐसी हमारी नेता है कि जिनको UPA 1 की सरकार जब बनी थी तो प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा रही थी तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार किया था। ऐसे बहुत रेयर एग्जाम्पल मिलेंगे कि कोई देश के महत्वपूर्ण पद को स्वीकार ना कर पाए। और उस समय राहुल गांधी जी को भी बताया गया था कि आप UPA 1 की गवर्नमेंट में आ जाएं, लेकिन उन्होंने भी उसको स्वीकार नहीं किया। UPA 2 में भी जब गवर्नमेंट बनी तब भी उनको ऑफ़र था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पद की भी बात थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आप कहेंगे कि मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा, फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सोनिया गांधी जी के बाद अब आपका सप्लीमेंट्री प्रश्न राहुल जी पे आएगा। जी। लेकिन मेरी बात का उत्तर नहीं आया सुरेश जी। सोनिया गांधी जी की ईमानदारी पर, सोनिया गांधी जी के समर्पण पर तो सवाल नहीं है। सवाल तो कुल कांग्रेस संगठन पर है कि जब सोनिया गांधी जी ने शारीरिक रूप से परेशानियों के चलते अध्यक्ष पद का दायित्व छोड़ दिया तो वापस उन्हें मजबूर होकर अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन करना पड़ रहा है। इस विफलता के संदर्भ में कोई आकलन है सुरेश पचौरी जैसे अनुभवी राजनीतिक का कि कहाँ चूक हो गई संगठन के स्तर पर, जिसके कारण से जिन्होंने छोड़ दिया था उन्हें मजबूरी में ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ रहा है? ये कोई पहला अवसर है? जी। आप याद करिए, जब श्रीमती सोनिया गांधी जी को दायित्व दिया गया था जी। सीताराम केसरी जी के बाद, तब भी यही स्थिति आई थी। जी। एक त्रिगुट था जिसने तरह तरह की बातें की थी। उन्होंने कहा था ठीक है, मैं इसको स्वीकार नहीं करते। फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी एकत्रित हुए, नौजवान नेता एकत्रित हुए, कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की मांग आई तो उन्होंने फिर उसको स्वीकार कर लिया। अभी भी स्थिति यही आई कि सभी कांग्रेस जनों ने एकमत होकर उनसे आग्रह किया कि आप हमारे अध्यक्ष पद को स्वीकार करिए।
तो उन्होंने उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए स्वीकार किया। आपने राहुल गांधी जी को लेकर पहले ही उत्तर देने की कोशिश की। राहुल गांधी के संदर्भ में शिकायत है जनता के स्तर पर कि वह पूर्ण रूपेण राजनीतिज्ञ नहीं है। एक राजनीतिज्ञ को जिस तरीके से समर्पण के साथ सियासत में सक्रिय रहना चाहिए, उनके लिए प्राथमिकताएं दूसरी हैं। और अभी हाल ही में नेपाल के संदर्भ में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने उनके वीडियो को जारी किया। क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी के माध्यम से आप लोग समाधान खोजते हैं और राहुल गांधी आप लोगों के लिए समस्या के रूप में ही सामने आते हैं? कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक भाजपा ने जो उनके नेपाल विजिट को लेकर बातें शुरू की हैं, किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि ये सब अंतहीन है। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई किसी जर्नलिस्ट की शादी में शामिल होने जाता है तो ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। अब फिर उसके बाद बाकी भी फिर जारी हो रहे हैं कि अन्य भाजपा के लोग उसी शादी में थे। वो क्यों थे? ए बी, वो जिस वहाँ के जो सत्तारूढ़ राजा हैं रहे हैं, उनके परिवार के बीच में गए, उन्हीं से मिलने फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता क्यों जाते रहे। फिर बात आती है कि दूसरी तरफ से भी वीडियो चल रहे हैं कि भाई आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी किस वजह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिलने गए, साड़ी भेंट करने गए। तो ये मैं इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई किसी के निजी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहा है तो ये कोई बात आपत्तिजनक नहीं है। राजनीति करने के लिए और भी अन्य विषय होते हैं, अन्य बिंदु होते हैं, हमें उन चीज़ पर कंसंट्रेट करना चाहिए। ये राजनीति अब बात आती है कि भाई भाजपा के कौन कौन नेता किस किस के साथ टोस्ट कर रहे थे, वो फ़ोटो आ रही है। तो क्या हमारा ये स्टैंडर्ड आ गया कि हम पुरानी फ़ोटो खोजें कि उसके प्रधानमंत्री किसके साथ टोस्ट कर रहे थे और अभी के प्रधानमंत्री किसके साथ टोस्ट कर रहे हैं? ये एक राजनयिक संबंधों की बात होती है और ये एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने की बात है। देखिए, मेरा वो सवाल अनुत्तरित रह गया आचार्य जी कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए समस्या है या समाधान? कांग्रेस के नेतृत्व के लिए वो सक्षम है। नेतृत्व के लिए वो सक्षम है। और प्रियंका गांधी की क्या भूमिका देख रहे हैं? निश्चित रूप से प्रियंका जी भी बहुत परिश्रम कर रही हैं और उनमें अद्भुत संगठन शक्ति है और अपार संभावना है उनमें नेतृत्व की। परिणाम रहित परिश्रम को लेकर कोई निराशा नहीं है सुरेश प्रजापति जी? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उन सब बातों के विश्लेषण में जाएंगे तो हम पाएंगे कि जो आपने बात की शुरुआत की थी कि आखिर हम क्या अपनी खामियों पे भी चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में संगठन के स्तर पर प्रादेशिक लेवल पर कुछ खामियां रहीं जिसकी वजह से हमें ये परिणाम देखना पड़ा। और मैं बातचीत को अंतिम दौर में ले जाता हूँ। हमने चिंतन शिविर को लेकर, कांग्रेस की चुनौती को लेकर बात की, और जो आपका गृह प्रदेश है अर्थात मध्य प्रदेश, तो क्या मध्य प्रदेश को लेकर भी कोई बातचीत होगी? 15 साल का वनवास काटने के बाद जैसे तैसे कांग्रेस सत्ता में आई थी और आप लोग उस सत्ता को भी सुरक्षित नहीं रख पाए। क्या इस पर कोई विचार 2 साल बाद ही सही करेंगे या आप इसे विचार योग्य भी नहीं मानते? देखिए, ऐसी बात नहीं है, इस पर विचार हुआ है और आगे भी विचार जारी रहेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद किस स्थिति में है, इस बात पर विचार होना स्वाभाविक है जी। और दस्तावेज सहित होना चाहिए। आज यदि आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखें, आर्थिक सर्वेक्षण देखें जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हुआ, नीति आयोग तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, जी। तो आप पाएंगे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में सूचकांक है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, जो रोज़गार के क्षेत्र में है, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के मामले में आंकड़े हैं, ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यजनक और चौंकाने वाले। महिलाओं पर जो अत्याचार हैं सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है
कुपोषण, अभी नीति आयोग ने पिछले ही हफ्ते रिपोर्ट जारी की, कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इन सब बातों पर चर्चा होती है और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये सुनिश्चित करे कि किसानों को कोई परेशानी ना हो, नौजवानों को रोज़गार मिले, आम इंसानों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जब बात अनुसूचित जाति जनजाति पर आती है तो आए दिन आप हमारे प्रदेश में आए हुए हैं, आप पेपर में पढ़ रहे होंगे कि आदिवासियों की हत्या किस प्रकार से की जा रही है। अभी सिवनी का मामला है, अभी मामला खरगोन का आया है, उससे पहले अन्य जिलों के मामले थे। और इसके लिए जिम्मेवार किन किन को माना जा रहा है, फ़ोटो सहित आ रही है। तो हमारे प्रदेश में ये जो दुर्भाग्यजनक घटनाएं हो रही हैं, ये शर्मसार करने वाली हैं। और ये जो आंकड़े हैं, जैसे हम मध्य प्रदेश पे कर्ज की बात को लें, 2003 में मध्य प्रदेश पे कर्ज मात्र 37,000 करोड़ था, आज 3,32,000 करोड़ हो गया। आज ये स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई है। अब बात महंगाई पे रहे, जो हम अनछुआ रह गया विषय, जिससे न केवल प्रदेश बल्कि देश के लोग परेशान हैं। तो जैसे पेट्रोल की कीमत 2014 में जो थी, आज 2022 में क्या है, 70 रुपये से बढ़ के 120 के आसपास हो गई। डीजल की कीमत 57 रुपये से बढ़ के 100 रुपये के आसपास हो गई। गैस सिलेंडर की कीमत जो है 410 से बढ़ के 960 के आसपास हो गई। आखिर ये जो तय होती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की प्राइस होती है, उसके आधार पे होती है। 2014 में क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा थी, अभी कम हुई। तो पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की कीमत कम होना चाहिए। आज जो दूसरी आम उपभोक्ता की चीज़ें हैं, चाहे सरिया हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे स्टील हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे खाद्य तेल है, इनकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। ये स्थितियां हो रही। बेरोज़गारी की अगर आप बात करें, मध्य प्रदेश की ही करें, तो 2014 में 3.4% थी बेरोज़गारी, आज 10% हो गई। तो किसानों के संबंध में जो वादे केंद्र सरकार ने किए या राज्य सरकार ने किए, वो पूरे नहीं हो पाए। तो निश्चित रूप से इन सब बातों पर चिंतन होता है, मनन होता है, और उसके अनुसार हम लोग अपना एक्शन प्लान तैयार करते हैं। आप इतनी सारी बातें गिना होना चाहिए पर जनता तो छोड़िए, आपके तो विधायक ही खुद भाजपा के मुंह में ग्रस्त नजर आते हैं। जो चाहता है वो भाजपा की ओर दौड़े लगा जाता है। पिछले 3 साल की कहानी कांग्रेसियों के भाजपा ही हो जाने की कहानी मध्य प्रदेश में है। आपको नहीं लगता कि गड़बड़ आपके पास में है और आप खामखा में इधर उधर ढूंढ रहे हैं? देखो, ये आया राम गया राम की कहानी इस देश में और इस प्रदेश में बहुत चली है जी। हरियाणा से ये शब्द प्रारंभ हुआ था जी। उत्तर प्रदेश में भी समय समय पर जब संवित की सरकार बनी, यहाँ डीपी मिश्र जी की सरकार गई और अभी ये सरकार गई, तो ये जो है होता आया है राजनीति में। लेकिन निश्चित रूप से इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अपने नेताओं को आया गया, कांग्रेस का विधायक दल गया था, वहाँ की जनता ने कांग्रेस के विधायक दल को ही खदेड़ दिया। विजय लक्ष्मी साधो के संदर्भ में, सज्जन सिंह वर्मा के संदर्भ में सबको नारेबाजी करके वापस लौटा दिए गए। तो जनता के स्तर पर भी कांग्रेस के लिए स्वीकृति क्यों नहीं दिख रही बचड़ी? देखिए, ये अगर कहानी के पन्ने पलटेंगे द्विवेदी जी तो ये लंबी हो जाएगी जी। जब पंजाब में नरेंद्र मोदी जी गए और लगा कि हाँ मीटिंग असफल हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना कार्यक्रम निरस्त करता हूँ, पर्याप्त सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। जब जाट लैंड एरिया में उत्तर प्रदेश चुनाव के समय उन्होंने रिपोर्ट बुलाई, तो अपना मेरठ और आसपास का दौरा कैंसिल कर दिया। अब फिर आप आएंगे चुनाव परिणाम पे, फिर आप कहेंगे कि भाई बताओ, मेरठ और वहाँ जब मीटिंग नहीं हो पा रही थी और प्रधानमंत्री ने भी दौरा नहीं किया, तो चुनाव परिणाम तो सामने आ गए। तो जनादेश, इलेक्शन रिजल्ट और जो हमारे लोकतंत्र के प्रहरी कहिए, जनसेवक कहिए, एमएलए कहिए, एमपी कहिए, उनके साथ जन व्यवहार, ये मापदंड अलग हैं और चुनाव परिणाम अलग है।
तो कुल मिला के परिणाम को लेकर आशावादी है। मैं अब आखिरी टिप्पणी पर आपके आना चाहता हूँ। कुल मिला के कांग्रेस एक संक्रमण के दौर से, ये आप भी बातचीत के दौरान मानते हैं। क्या कुछ भविष्य के लिए ऐसा सुरेश पचौरी जी इस कार्यक्रम में कहना चाहेंगे जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और आम जनता को हौसला दे सके कांग्रेस के संदर्भ में? क्या कुछ ऐसा अपने 4-5 दशक के राजनीतिक अनुभव के बाद पचौरी जी के पास कहने के लिए है जिसके आधार पर कोई उम्मीद जाग सके कार्यकर्ता में भी और जनता में भी? देखिए, हर राजनीतिक दल के सामने ऐसे मौके आते हैं कि उस राजनीतिक पार्टी को उसके सामने आई हुई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं इसको कांग्रेस के लिए संक्रमण काल ना कह के चुनौतीपूर्ण वाला समय कहूँगा। और समय समय पर चाहे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हों, चाहे उसके बाद का समय रहा हो, राजीव गांधी जी का दौर रहा हो, अगर वो सब आंकड़े हम देखें कि किस संख्या पर हम लोकसभा में पहुँचे और सरकार बनी तब क्या स्थिति थी और उसके बाद फिर क्या परिस्थिति रही। मेरा अपना जो अनुभव रहा है वो 77 से 80 के बीच का रहा है। 77 से 80 के जनता काल में ये कोई मानने तैयार नहीं था। जब भी बात होती थी तो ये होता था कि कांग्रेस गई, लेकिन 80 का पीरियड ऐसा आया श्रीमती इंदिरा गांधी के संघर्ष के बाद कि उस चुनाव में कांग्रेस को सत्ता मिली। 84 के समय आते आते श्रीमती इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, राजीव गांधी जी का समय आया और फिर कांग्रेस को एक भारी मेजॉरिटी मिली और उसने सरकार बनाई। 89 के बाद समय समय पर जब सरकार बनी वीपी सिंह जी की या चंद्रशेखर जी की या देवे गौड़ा जी की या आई के गुजराल जी की या अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो ये लगा कि नहीं, अब कांग्रेस के लिए समय आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन 91 में आप देखिए वो समय आया। तो ये हर राजनीतिक पार्टी के सामने ये बातें आती हैं और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई 84 में हम लोग 2 की संख्या में रह गए थे, तो कभी हमने सोचा नहीं था कि देश में हमारी सरकार बन जाएगी, स्वयं वो लोग कहते थे। लेकिन वो संघर्ष करते रहे, मेहनत करते रहे, आज सरकार बना ली। तो आपने कहा कि आपका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए क्या पैगाम है, तो मैं उनसे यही विनम्रतापूर्वक कह सकता हूँ कि वो निराश ना हो, हताश ना हो। आगे आने वाला समय हमारा है, हमारी नीतियों और कार्यक्रमों को लोग अंगीकार करेंगे। अंततः जो परिस्थितियाँ देश में निर्मित हो रही हैं, चाहे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही हो, चाहे किसान और नौजवान चौराहे पे खड़े हों, चाहे आम इंसान कमर तोड़ महंगाई से परेशान हो, ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी कि लोगों को इस भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार का विकल्प दिखेगा और आगे आने वाला समय हमारा है। हमारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना चाहिए। तो सुरेश पचौरी जी का राजनीतिक तजुर्बा ये कहता है कि राजनीतिक विश्लेषक भले ही इसे कांग्रेस का संक्रमण काल कहें, लेकिन उनका अनुभव इसे चुनौतीपूर्ण काल मानता है। उनका मानना है कि अभी भी कांग्रेस के लिए संभावनाएं हैं और संभावनाओं का एक बड़ा स्रोत भाजपा की सफलता में भी उन्हें दिखता है कि 2 से अगर वो 303 पे पहुंच सकते हैं तो फिर तो वो 50-52 पर हैं, तो उनके लिए सफर इतना लंबा नहीं है। पर इसके लिए वो जरूरत बता रहे हैं कि सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हौसले के साथ एकजुट होना पड़ेगा। और ये तो कांग्रेस की बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे भोपाल में एक शेर कहा जाता है जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज करूं जरूर कि रात कातिल है तो सूरज की किरण फूटेगी। जी, रात कातिल है तो सूरज की किरण फूटेगी, वक्त मुनसिफ है तो ये दौर सितम बदलेगा। ये दौर बदलेगा और एक अच्छा दौर देश हित में आएगा। तो कुल मिलाकर दौर बदलने की उम्मीद के साथ सुरेश पचौरी जी और हमारी शुभकामनाएं सुरेश पचौरी जी के साथ हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश पचौरी जी, हमारे साथ ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद है कि चिंतन शिविर से आप कुछ ऐसा निकाल कर देंगे जो देश में नई उम्मीद जगाने में कारगर सिद्ध होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। जल्द फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए आप।